अपराध का, खास करके मर्डर का, उसका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उसका तो 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद ये कारण रहता है। तो आप सबको तो मालूम है, इसके लिए हम लोग तो अपने तरफ से सर्वे सेटलमेंट का काम, एरियल सर्वे पूरा, बाकी सब काम कर रहे हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए ये जो भौतिक सत्यापन है, इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि ये हो जाए। लेकिन उसके अलावे भी हम लोग कर रहे हैं पारिवारिक बंटवारा का निबंधन। होता क्या था, लोग परिवार का आपस में बंटवारा नहीं करते क्योंकि उसमें उनको 8% लगता था। अब उसके चलते लोग आपस में बांट लेते थे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि मात्र 100 रुपया कर दिया, सांकेतिक रूप से 100 रुपये, और उसके चलते उनका बंटवारा होगा। ये बंटवारा हो जाने से, और शुरू हो गया, बढ़ गया, ये हो जाने से झगड़ा घटेगा, नहीं तो झगड़ा और विवाद बहुत बढ़ता है। तो ये सब काम भी हम लोग कर रहे हैं। दाखिल खारिज अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा। दाखिल खारिज भी न जाने कितने दिनों से पेंडिंग रहता है। इसको तो हम लोगों ने लोक सेवा कानून में भी डाला था, सब कुछ किया था। अब उसके लिए पूरे जोर से करके हम लोगों ने इसको पूरे तौर पर करने की कोशिश की है। और भूमि विवाद के निपटारे के लिए हम पहले भी कई जगहों पर इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि हर जगह जो सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी, हर थाने में हर सप्ताह एक मीटिंग उनको करनी और देखना है कि कहां पर क्या विवाद है, क्या चीज को अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है, ये देखना। और इसको देखने के लिए जो हमारे एसडीओ और डीएसपी, वो 2 सप्ताह में 15 दिन एक बार बैठे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी या सीनियर एसपी ये महीने में एक बार बैठेंगे। तो हम लोग तो एक एक काम करने की कोशिश करते हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। प्रशासनिक सुधार के लिए भी जो काम किया गया, कितने काम किए गए सब मालूम है। और जो हम लोगों ने शुरू किया, आप सबको मालूम है, 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून, जिसमें इसके लिए लोग घूमते रहते थे ब्लॉक में, सब डिवीजन में, जिला में, सर्टिफिकेट के लिए तरह तरह का। और खास करके 75% जो लोक सेवा कानून का फायदा उठाते हैं, आवासीय सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और अब जानते हैं लोगों को क्या सुविधा हो गई, उसके लिए केंद्र बना दिया गया। अब इतने दिनों में 11 से हम लोगों ने शुरू किया, अभी 10 साल भी नहीं पूरा हुआ, लगभग 9 साल। अब 23 करोड़ 88 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं 16 से हमने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया। इसमें लोगों ने शिकायतों का निपटारा जो करवाया, एकदम तेजी से होता है, समय सीमा निर्धारित है, और 7,03,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। और हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को भी इसके दायरे में भी कानून में संशोधन, राशन कार्ड वाला लोक सेवा अधिकार कानून में था, वो तो रहेगा ही बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है कि भाई वहां से भी हमको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो लोक सेवा के अलावे वो लोक शिकायत निवारण कानून में, इसके पहले जो लोक सेवा में था उसको लोक शिकायत में नहीं डाला गया। हम लोगों ने एक्ट में अमेंडमेंट करके अब जो भी राशन कार्ड से संबंधित कोई मसला होगा तो वो इस मामले को लोक निवारण कानून का फायदा उठाएंगे, उसमें कानून में संशोधन करके इसको भी डाल दिया गया। और आप जान लीजिए, नागरिकों के लिए, लोगों के लिए तो जो लोग हैं उनके लिए तो किया ही, लेकिन जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वो भी तो नागरिक हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने तय किया इसी टेन्योर में कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाएगी। हमने पहले से कहा था, तो अंत में इन लोगों ने इसको तय कर लिया और 2019 में इसको लागू कर दिया। और आप जान लीजिए कि जो सरकारी सेवक हैं
उनके 2227 आवेदनों का निष्पादन हुआ। अब देखिए मार्च के बाद तो स्थिति ही दूसरी आ गई। ये सब समझ लीजिए कि उसके पहले का ही फिगर है। ये कोरोना के चलते तो बहुत सारा चीज अव्यवस्थित हो गया, सबको मालूम है, और आधारभूत संरचना के लिए हम लोगों ने काम किया। कितनी बात हम बताएं, कितना रोड बना है भाई, पहले कितना रोड था, अब कितना रोड है। हमने पहले तय किया बिहार के किसी भी दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगे, लगभग वो पूरा हो गया। तो हमने तय कर दिया कि अब 5 घंटे का लक्ष्य, उसके लिए और सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब काम चल रहा है। और इसके लिए और इसके अलावे हम लोगों ने अब तो ये भी लगा दिया कि भाई सिर्फ सड़क बनाएंगे नहीं, पुल बनाएंगे नहीं, बल्कि उसका अनुरक्षण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। इसको भी लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिया और हर प्रकार से व्यवस्था करवा दी गई है कि अगर रोड बनेगा तो सिर्फ बनेगा नहीं, उसका निरंतर मेंटेनेंस। पहले रोड टूट जाता था, बाद में उसका एस्टीमेट बनेगा, टेंडर होगा, अब फिर से बनेगा। अब हमने कह दिया रोड बनता है, उसका हर समय मेंटेनेंस पर नजर रखना ये काम है, और ये काम उसका अनुरक्षण होता रहेगा। ये सब हुआ। अब इसको तो कर ही दिया गया है। अब अगर पथ निर्माण विभाग का देखें या अगर पुलों का देखें, पुल नहीं, पुलिया नहीं अभी कह रहे, पुल कह रहे, मेजर ब्रिज और ब्रिज, तो 6047 पुलों का निर्माण किया गया 5 के बाद। 18 मेगा पुल उसमें शामिल और बड़ी संख्या में पुलियों का निर्माण, छोटा छोटा जो पुल बनता है हजारों की संख्या में। और आप जान लीजिए पथ निर्माण में विभाग में सड़कों को बनाने के लिए 5 के बाद से अब तक राज्य योजना की बात हम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जो केंद्र से बनता है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम स्टेट हाईवे या और जो पथ निर्माण विभाग का सड़क है, राज्य सरकार की तरफ से अब तक 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। और उसी तरह से ग्रामीण सड़कों में जो राज्य की तरफ से निर्माण हुआ उसमें 34,287 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब सोच लीजिए बिजली का, यही ना 2012 में 15 अगस्त को भाषण देने के क्रम में हमने कह दिया था कि बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं आया तो 2015 में हम लोगों के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और जो स्थिति किया, सुधार आया। 15 के बाद 7 निश्चय में इसको शामिल किया। हर घर तक बिजली उपलब्ध, हर इच्छुक परिवार तक बिजली उपलब्ध करा दिया। और लक्ष्य हमने क्या रखा था? दिसंबर 2018, ये काम हो गया अक्टूबर 2018 तक। उसके बाद हमने कहा सारे जर्जर तार बदले जाएंगे, वो भी बदल दिया। और उसके बाद तय किया कि भाई जो किसान चाहेंगे कृषि के काम के लिए बिजली का कनेक्शन, तो एग्रीकल्चर फीडर भी बनाना है और जितने लोग चाहेंगे उसको मिलेगा। पिछले बार जून की अवधि तय की गई थी, जितने किसानों ने कहा वो सब के लिए बिजली का इंतजाम कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जर्जर तार भी बदल गया। और आप जान लीजिए बिजली के क्षेत्र में 5 के बाद से अब तक 48,678 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो कोई भी क्षेत्र में और हर चीज में, और बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा। तो इसलिए समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का उत्खनन का कार्य जारी है, ये सब आपको मालूम है। और किस तरह का पटना म्यूजियम का निर्माण किया गया, कितना लोग म्यूजियम बन रहा था, क्या क्या स्टेटमेंट देता था जी, क्या क्या बात बोलता था। अभी जाकर के देखिए पटना म्यूजियम क्या बना। इसके बाद जो बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया, बिहार म्यूजियम जो बना। और जो पटना म्यूजियम पहले का है
उसका भी और विस्तार करने जा रहे हैं। उसको भी स्वीकृति दे दी, अब काम शुरू होने वाला है। वो जब बंद करके तैयार होगा तो देख लीजिएगा। और हम सब दिन से कहते हैं, हमने फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि भाई मेरी इच्छा है कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ दीजिए, लोग आएंगे जाएंगे। तो एक एक चीज है, एक एक चीज के लिए काम हम लोग करते जा रहे हैं। अब यहाँ साइंस सिटी का भी निर्माण हो रहा और उसका नामकरण हम लोग पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर रहे हैं। और इसके अलावा पटना में ये सामने देखिए, तो ये क्या देख रहे हैं, ये सामने इसका नामकरण किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। इसमें क्या बन गया आप सबको पता है, ज्ञान भवन बन गया, बापू सभागार बन गया, पीछे सभ्यता द्वार बन गया। और कितना सुंदर बना है, कोई भी आता है बाहर से बताइए, इतनी क्षमता का बापू सभागार में 5000 से भी ज्यादा की जो क्षमता है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके अलावा आपको मालूम है जो पुलिस मुख्यालय और आपदा प्रबंधन का मुख्यालय, उसका नाम हमने दिया सरदार पटेल भवन, उसका निर्माण हुआ है। कैसा निर्माण हुआ है? उसका निर्माण किया है कि रिक्टर स्केल 9 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आएगा तो वो नहीं टूटेगा। इसलिए आपदा प्रबंधन का वहां काम, ताकि कुछ भी हो जाए तो उसके बाद लोगों को निश्चित रूप से राहत देने में वहां से काम कर सकेंगे। और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य जारी है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया का निर्माण जारी है। तो ये सब काम तो कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अरे पहले क्या थी भाई, लड़की कितनी पढ़ पाती थी, नहीं पढ़ पाती थी। हम लोगों ने जो व्यवस्था किया, शुरू किया लड़कियों के लिए। और अब आप जानते हैं 19 में क्या हुआ, जो परीक्षा हुआ मैट्रिक का, अब पहले तो लड़का 2 तिहाई और लड़की 1 तिहाई, और अब लड़की की संख्या लड़कों से भी बढ़ गई। तो ये परिवर्तन आया। हम कितनी बात बता दें, हम देख रहे हैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है गर्मी के चलते, तो ज्यादा देर बोलेंगे तो कष्ट होगा। उधर भी हम देख रहे हैं, इधर भी हम देख रहे हैं। इसलिए इसके क्षेत्र में और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक बात हमेशा हम कहेंगे, आप जान लीजिए, बिहार का प्रजनन दर तो बहुत ज्यादा है, आबादी का घनत्व तो कितना ज्यादा है। अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए तो देश का 380 के करीब है, लेकिन बिहार में 1100 से भी ज्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की आबादी। इतना आबादी का घनत्व है। प्रजनन दर हमारा ज्यादा था। जब यहाँ काम का मौका मिला 4.3 था, घट करके 3.2 हुआ है। और हम बराबर लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करते हैं। जब हम लोगों ने आकलन किया, देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर 2 है। और बिहार में भी पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2। और अगर +2 तक, इंटर तक पढ़ी हुई है, इंटरमीडिएट तक, देश भर में पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। और बिहार में भी ऐसा पति पत्नी का है। और पत्नी अगर +2 पास है तो प्रजनन दर बिहार का थोड़ा और कम 1.6। उसी में यूरेका की भावना आई। और तब जाकर के हम लोगों ने यहाँ जो शुरू किया, आपको मालूम है कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय तक हम लोग बनाएंगे। और आपको बता दें कि जब हमने पिछले साल आकलन किया तो देखा कि अभी भी 5081 पंचायतों में तो बन गया, 3305 पंचायत बचा रह गया। तो पिछली बार ही मजबूती से हम लोगों ने निर्णय लिया
और काम शुरू, और इस बार अप्रैल से ही 9वीं की पढ़ाई होनी थी, लेकिन अब ये कोरोना वायरस हो गया, इसके चलते 9वीं के पढ़ाई का काम शुरू अब जब भी शुरू हो जाएगा तब हो जाएगा। यानी आप कल्पना कर लीजिए, सब जगह लड़के और लड़कियों की शिक्षा होगी, तो अपने बिहार की कितनी बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई लोग कई बात करते हैं। हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने मौका दिया 2006 में, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महीना में 39 लोग आता था, यानी एक दिन में एक आदमी। और अब आपको मालूम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महीने में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना परिवर्तन हुआ। कितने और नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सब तरह की सुविधा हम लोगों ने शुरू कराया है। इसलिए अब और किस तरह से पोलियो का उन्मूलन किया, पल्स पोलियो जो अभियान चला, आपको मालूम है 10 के बाद एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो हर तरह से, और जो टीकाकरण का काम नहीं होता था, मालूम है नियमित टीकाकरण मात्र 18% था। जो इच्छा आता है लोग बोलने लगेंगे, लेकिन आप जान लीजिए नियमित टीकाकरण में क्या बुरा हाल था, और हम लोगों ने उसको बढ़ाया। और हमने तो तय कर दिया है कि टॉप 5 राज्यों में से एक हमारा बिहार रहेगा। हमको इतना टीकाकरण बढ़ाना, और बढ़ते बढ़ते आप जान लीजिए अब टीकाकरण 86% हो चुका। तो हर क्षेत्र में काम, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि, हर तरह का काम। कृषि रोड मैप तीसरा चल रहा है, उत्पादकता बढ़ी है। कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं? मौसम के अनुकूल फसल के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया 8 राज्य से। ये पूरे सभी 8 जिलों में, ये पूरे 38 जिलों में लागू है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। फसल अवशेष को लोग जला देते हैं, इसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। और फसल अवशेष लोग नहीं जलावे, इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। फसल अवशेष जिसको पराली कहते हैं, इसके लिए फसल अवशेष का प्रबंधन ठीक से कर सकिए, इसे 4 कृषि यंत्र इसके लिए बहुत उपयोगी। उस कृषि यंत्र के लिए राज्य सरकार ने दे दिया, निर्णय ले लिया कि 75% का अनुदान किसानों को देंगे, और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के कृषक हैं तो उनको 80% का अनुदान देंगे। और आप जान लीजिए बुआई के लिए और जो कंबाइन हार्वेस्टर का काम चलता है, उसी के चलते ये जो पराली वाला समस्या शुरू हुआ, फसल अवशेष को जलाना शुरू किया, ये अपने भी कई राज्यों, कई जिलों में शुरू हो गया। तो उससे बचना है, उसके उपयोग में कमी लाने पर जोर, इसके लिए अभियान चल रहा है। और आप जानते हैं कि 4 जो मशीन हमने बताया, बुआई के लिए हैप्पी सीडर एवं जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर एवं स्ट्रॉ बेलर, फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र। तो ये सब काम हो रहा है।